नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी पादप भ्रमणकी या प्लांट एम्ब्रियोलॉजी चल रही थी और इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर थर्ड, फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास। फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में पूर्व के जो वीडियो है उसमें हमने ये 4 टॉपिक देख लिए थे। कार्पल और मेगास्पोरोफिल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बीजांड की संरचना, टाइप्स ऑफ ओव्यूल बीजांड के प्रकार, गुरु बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें मेगास्पोर का निर्माण होता है। तो यहां तक हमने देख लिया। अब इससे आगे आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं टॉपिक नंबर 5 आता है मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश। देखिए, इसको एक भ्रूण कोश और होता है, वो आगे हम देखेंगे। तो मादा युग्मकोद्भिद इसका दूसरा नाम भ्रूण पोष होता है। इसका परिवर्धन व संरचना, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर। गुरु बीजाणु जनन की जब प्रक्रिया हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 मेगास्पोर या गुरु बीजाणु बनते हैं। इन 4 जो मेगास्पोर हैं उनमें से केवल एक मेगास्पोर है वो फंक्शनल होता है और 3 मेगास्पोर हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, गुरु बीजाणु है, ये मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। गुरु बीजाणु बीजांडकाय से पोषण प्राप्त कर आकार में बड़ा हो जाता है तथा बीजांडकाय यानी न्यूक्लियस का अधिकतम स्थान घेर लेता है। गुरु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर 2 केंद्रकों का निर्माण करता है। यह मेगास्पोर है। इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होते हैं जिससे 2 केंद्रक हैं उनका निर्माण करता है। प्रथम माइटोसिस होता है तो इससे 2 केंद्रकों का निर्माण होता है और ये दोनों केंद्रक क्या है, ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं। दोनों केंद्रक गमन करते हुए विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं। अब दोनों ध्रुवों पर स्थित ये केंद्रक सामान्यतः 2-2 बार समसूत्री विभाजन से विभाजित होते हैं। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप प्रत्येक ध्रुव पर 4-4 टोटल कितने 8 केंद्रक बन जाते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर है। इसमें प्रथम माइटोसिस हुआ, 2 केंद्रक बने, दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच गए। अब विपरीत ध्रुवों पर पहुंचने के बाद में इन दोनों केंद्रकों में विभाजन होता है तो इससे 2 केंद्रक बन गए और इससे भी ये नीचे 2 केंद्रक बन गए। इनमें फिर तीसरा समसूत्री विभाजन होता है तो एक इस ध्रुव पर 4 केंद्रक बन गए और दूसरे ध्रुव पर भी 4 केंद्रक हैं वो बन गए। तो कुल मिलाकर के टोटल 8 केंद्रक हैं वो बन जाते हैं। अब देखिए, टोटल ये 8 केंद्रक हैं विपरीत ध्रुवों पर उपस्थित हैं। प्रत्येक ध्रुव पर स्थित 4 केंद्रकों में से एक एक केंद्रक, एक केंद्रक निभाग से और एक केंद्रक बीजांड द्वार वाले सिरे से केंद्र की ओर बढ़ने लगते हैं। इनको ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ध्रुवों से केंद्र की ओर आते हैं दोनों सिरों से, एक चैलेजल एंड से और एक माइक्रोपाइल एंड से। इन दोनों केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ये मध्य में स्थित हो जाते हैं और अपने चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित करके केंद्र में एक बड़े आकार की कोशिका का निर्माण करते हैं। उस कोशिका को बोलते हैं केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल, जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। तो ये चीज याद रखना, जो केंद्रीय कोशिका होती है, सेंट्रल सेल होती है, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई स्थित होते हैं। निषेचन से कुछ समय पूर्व, निषेचन से कुछ समय पूर्व ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये जुड़ करके द्वितीयक केंद्रक या संलीन केंद्रक का निर्माण करते हैं। यह द्विगुणित होता है, ट्वेन होता है। तो ये जो सेंट्रल सेल जो होती है इसमें तो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और निषेचन से कुछ समय पूर्व ही ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई जुड़ करके द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और ये सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है ये द्विगुणित होता है, 2n होता है। तो ये
चार केंद्रक, ये चार केंद्रक, इनमें से एक एक केंद्रक है वो केंद्र बीच में आ गया है और इन्होंने सेंट्रल सेल का निर्माण कर लिया है। निषेचन से पूर्व सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण कर लेंगे। ठीक है। अब बीजांड द्वार सिरे पर स्थित शेष तीन केंद्रक, बीजांड द्वार वाले जो तीन केंद्रक हैं वो अपने चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित करके अंड उपकरण या अंड समुच्चय यानी एग एपरेटस का निर्माण करते हैं। कौन से वाले? बीजांड द्वार वाले सिरे पर। बीजांड द्वार वाले सिरे या माइक्रोपाइल एंड वाले जो होते हैं वो तीन बचे होते हैं, वो तीनों अपने चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित कर लेते हैं और एग एपरेटस का निर्माण करते हैं। इसमें एक तो अंड कोशिका होती है और दो सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड्स होती हैं। ये अंड कोशिका और सहायक कोशिकाएं ये कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं, अगुणित होती हैं। तो ये जो इनमें से एक तो बीच में चला गया और ये तीन केंद्रक हैं माइक्रोपाइल एंड वाले, ये तीन केंद्रक जो है इन्होंने क्या बना लिया है? एग एपरेटस बना लिया है। और एग एपरेटस में एक तो एग सेल है और ये दो सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं हैं। एग सेल और सिनर्जिड्स ये तीनों ही जो कोशिकाएं हैं ये अगुणित होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। अब सहायक कोशिकाओं की बाहरी कोशिका भित्ति इनके कोशिका द्रव्य में अंगुली समान प्रवर्ध बनाती है। इन संरचनाओं को तंतुमय उपकरण या फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ये फिलीफॉर्म एपरेटस है। जो सहायक कोशिकाओं की बाहरी कोशिका से भित्ति है उससे अंगुली समान प्रवर्ध के रूप में निकलते हैं। इनकी सहायता से सहायक कोशिकाएं बीजांड का यानी न्यूक्लियस से भोजन अवशोषण कर भ्रूण कोश को प्रदान करती हैं। यह उपकरण कुछ रासायनिक पदार्थ का भी स्रावित करता है, कुछ रासायनिक पदार्थ भी स्रावित करता है जो पराग नलिका को आकर्षित या निर्देशित करता है। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो है इसका प्रारंभिक काम तो क्या होता है? ये जो एम्ब्रियो सैक है, भ्रूण कोश जो है उसको पोषण प्रदान करने का होता है। इसके साथ में कुछ रसायन भी इससे निकलते हैं और वो रसायन क्या करते हैं? पराग नलिका को आकर्षित करते हैं जिससे पराग नलिका माइक्रोपाइल एंड की ओर बढ़ती है। बाकी के जो तीन केंद्रक बचे किधर के? चैलेजल एंड के। इसी प्रकार निभाग सिरे जो चैलेजल एंड होता है उस पर स्थित तीन केंद्रक हैं वो संगठित होकर के तीन कोशिकाओं का निर्माण करते हैं जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडियल सेल कहते हैं। तो ये तीन केंद्रक हैं, यहाँ पे अपने चारों केंद्रक कोशिका द्रव्य है वो इकट्ठा कर करके एंटीपोडियल सेल का निर्माण कर लेते हैं। ये भी कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। इस प्रकार भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद में 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक होते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो सामान्य भ्रूण कोश होता है या पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूण कोश होता है उसमें कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो उसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। 3 कोशिका तो ये हैं, 3 कोशिका ये 6 और एक कोशिका सेंट्रल सेल, तो ये 7 तो कोशिकाएं हैं और केंद्रक 8 हैं। 3 इधर हैं, 3 ये इधर है एग एपरेटस में और यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो टोटल 8 केंद्रक इसमें उपस्थित होते हैं। इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने पॉलीगोनम पादप में की थी, अतः इस प्रकार के भ्रूण कोश को पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश कहते हैं। यह सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूण कोश है। इसका विकास एक बीजाणु से होता है, अतः इसे एक बीजाणु पॉलीगोनम भ्रूण कोश या मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसैक भी कहते हैं। इसमें केंद्रकों की जो व्यवस्था होती है 3+2 3+2+3 होती है। 81% आवृतबीजी पौधों में इसी प्रकार का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है या इसी प्रकार का भ्रूण कोश है वो पाया जाता है। एंजियोस्पर्म मादा युग्मकोद्भिद अत्यंत हासित संरचना होती है। जो एंजियोस्पर्म पौधे हैं उसमें फीमेल गैमेटोफाइट है वो अत्यंत हासित संरचना होती है और ये पूर्ण रूप से बीजाणु पर निर्भर करती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु एक तो ये याद रखना है आपको कि एक जो पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूण कोश होता है या एक सामान्य भ्रूण कोश होता है उसमें कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो इसमें 7 तो कोशिकाएं होती हैं और 8 इसके अंदर केंद्रक होते हैं। तो ये सामान्य एक बीजांड प्रति प्रकार का बीजांड है एनाट्रोपस प्रकार का, ये इसमें एम्ब्रियो सैक है। ये इसका माइक्रोपाइल एंड और ये चैलेजल एंड, ये हमने देख लिया है पहले।
बीजांड की संरचना में। ये एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट है, उसकी संरचना और परिवर्धन है वो समाप्त होता है। मैं मानता हूं कि आपके समझ में आई होंगी सारी चीजें। फिर भी अगर आपको किसी चीज में कंफ्यूजन पैदा हो या कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में डालें अपनी प्रॉब्लम को, और वीडियो को शेयर करें। आपको वीडियो लगातार मिलता रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।